हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देख लेते हैं। आपको जीवन परिचय भी कॉपी में लिखना है संक्षिप्त में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल जगह का नाम है जो बंगाल में है, सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। औपचारिक यानी जो मतलब जरूरी होती है वो शिक्षा महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं से घर बैठकर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। मतलब इतनी भाषाओं पे उन्होंने स्वयं ने मतलब शिक्षा हासिल की है स्वयं ने। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। इन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र में भी गहरा अध्ययन किया है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला है। मतलब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से ये विशेष प्रभावित हुए हैं। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। मतलब इनके परिवार का पारिवारिक जो जीवन था, इनकी पत्नी, माँ, बाप, भाई, बहन, मतलब जो इनका ये जीवन था, इस जीवन में इनको काफी दुख और काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। आत्मीय जनों के असामयिक निधन, आत्मीय जन जो इनको मतलब इनके करीबी थे, इनके परिवार वाले, उनका समय से पहले निधन हो जाना उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। मतलब ये अंदर तक टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत यानी लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। कुल मिला के मतलब इनका जीवन बड़ा ही दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। इस कारण ये विशेष कुछ आगे पढ़ाई भी नहीं कर सके। जितना भी इन्होंने हासिल किया है वो स्वयं अपने बलबूते पर ही किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल इनकी विशेष प्रमुख रचना है। इसके बारे में तो 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आता है वैकल्पिक में कि परिमल किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, आपको इनकी रचनाओं को विशेष याद रखना है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। मतलब जिसका कोई मतलब याद रखने योग्य है, जिसका मतलब कोई बराबर का वो नहीं है, क्या कहते हैं, दावेदार नहीं है। मतलब इतनी इनकी जो ये उपन्यास, कहानी और ये निबंध है, ये इतने विशेष हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली है जो उसके 8 खंड है। निराला रचनावली एक बड़ा ग्रंथ है जिसके 8 खंड है और उस 8 खंड में इनका जितना भी साहित्य है, इन्होंने साहित्य में जितना भी कुछ लिखा है वो सब उसके अंदर प्रकाशित हुआ है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। अब ये इनके मतलब इनके बारे में आगे है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। मतलब ये सारी चीजें, विद्रोह की भावना, क्रांति, प्रेम, प्रकृति का विराट रूप, ये सब इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। जब हम इनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो ये सारी बातें उनकी रचनाओं में उभर कर आती है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे आप। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित, ये सब व्यक्तियों के बारे में क्या है, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, जो पीड़ित वर्ग है या जो प्रताड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। मतलब जो व्यक्ति शोषण करता है उस वर्ग और जो व्यक्ति सत्ता में मतलब मध्य रहता है उस व्यक्ति के प्रति इनका
विरोध का भाव भी है, मतलब प्रचंड यानी अत्यधिक विरोध का भाव भी इनकी कविताओं में प्रकट होता है। इनकी सबसे पहली कविता है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत यानी वो सबको पुकार रहे हैं, बुला बुला कर कह रहे हैं। तो ये उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, मतलब वो बादल को संबोधित कर रहे हैं, बादल को बुलाकर कह रहे हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यास जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। जो ये उत्साह कविता में पढ़ेंगे, इसमें कवि ने बादल को संबोधित किया है और बादल निराला का सबसे प्रिय विषय है। तो बादल के माध्यम से एक तरफ तो ये जो व्यक्ति पीड़ित है, प्यासा है, उसकी इच्छा को पूरा करने वाला है, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना मतलब नई सृजनात्मक शक्ति, नए नए विचार, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, विध्वंस है सर्वनाश करना, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता, व्यापक यानी फैला हुआ, और कवि की दृष्टि चारों ओर यानी सबको देखती है। कविता में ललित कल्पना यानी नई नई कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे आप। निराला इसे जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि निराला अपनी कविता उत्साह को किस संदर्भ में देखते हैं। तो निराला अपनी कविता उत्साह को नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होता है। निराला की दूसरी कविता है, इसी में अट नहीं रही है। अट नहीं रही है ना, समा नहीं रही है, मतलब उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो रही है, माँ नहीं रही है उसके अंदर, मतलब सुंदरता के बारे में या प्रकृति की सुंदरता। कविता फागुन की मादकता, फागुन का जो महीना आता है जिस महीने में होली आती है, उसकी मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अपने संदर्भों में देखता है, अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित बना दिया है यानी नया बना दिया है। पहली कविता बादल को संबोधित है और दूसरी कविता फागुन के सौंदर्य के बारे में है। चलो सबसे पहले देखिए आप उत्साह कविता। उत्साह कविता का पहला पद, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ पे घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। घोर घोर घ घ घ की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, और घेर घेर एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। ये बात आप काव्य सौंदर्य में लिखते जाएंगे। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास का भी। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। मतलब वो बादल को संबोधित कर रहा है कि बादल गरजो, आओ बरसो तुम। और ये यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस चीज को भी आप, ये सेंटेंस आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, तो ये बात आप उसमें लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। तो देखिए सबसे पहले इसके हम हार्ड वर्ड देख लेते हैं। घोर का मतलब होता है भयंकर, गगन आकाश, धाराधर यानी बादल, ललित यानी सुंदर नया, विद्युत छवि यानी बिजली की उज्जवल शोभा, जो बिजली चमकती है ना, बिजली कड़कती है बादल में वो,
उर यानी हृदय, वक्ष, वज्र यानी कठोर, एकदम कठोर, ठोस, भीषण मतलब नूतन यानी नई कविता। तो देखिए अब इसका संदर्भ प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से अवतरित है या उत्साह से लिया गया है। तब देखिए आप इस कविता में एक उत्साह, एक आह्वान गीत है और यहाँ पर कवि बादलों को बरसने के लिए कहते हैं, क्योंकि बादल जो है नया उत्साह, नई चेतना, नए अंकुरों को जन्म देते हैं। अब जब हम बीज डालते हैं और अंकुर होते हैं ना, अंकुरित होते हैं, तो नए अंकुर को जन्म देते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर बादलों को बरसने के लिए कहता है। तो देखिए कवि यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि यहाँ पर विस्मयाबोधिक जो चिन्ह है वो बादलों को संबोधित करने के लिए प्रयोग में किया गया है। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल गरजो, तुम गरजो, जोर जोर से गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ बादल। तुमने इस आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। इस पूरे आकाश को तुम घेर कर तेज वर्षा इस धरती पर करो। हे बादल तुम अत्यंत ही सुंदर हो, ललित ललित काले घुंघराले। कवि कहता है कि हे बादल तुम गरजो, इस पूरे आकाश को घेर लो और काले काले बादल इस पूरे आकाश को घेर कर इस धरती पर वर्षा करो। और तुम अत्यंत ही सुंदर हो, ललित ललित यानी तुम अत्यंत ही सुंदर हो। और जो तुम्हारा जो ये रूप है ये छोटे से बच्चे के समान है। यहाँ पर रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बादलों का जो रूप है वो एक छोटे बच्चे के समान बताया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग हुआ है कि तुम अत्यंत ही सुंदर हो, मतलब बादलों को कह रहा है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और एक तुम छोटे बालक के समान हो जिसके सिर पर काले काले घुंघराले बाल है। मतलब बादल काले काले वो राउंड राउंड शेप में घेर कर आ गए ना बादल, चारों ओर बादल मंडराने लगे। इसलिए कवि ने इसको एक छोटे बालक के समान बता दिया है कि तुम एक छोटे बालक के समान सुंदर हो जिसके सिर पर काले काले बाल है। यहाँ पर बादल का मानवीकरण किया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, कवि कहते हैं कि वो काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले वाले बाल, तुम इस पूरे आसमान को घेर कर ढंग से बरसो और गर्जना करो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम एक अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। अबोध बालक जिसे किसी भी प्रकार का कोई बोध न हो, ज्ञान न हो। छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान न होता है, तो बादल क्या है, तुम भी एक अबोध बालक की तरह हो। एक अबोध बालक की कल्पना की जा रही है उन बादलों को देखकर कवि, कि तुम एक अबोध बालक की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। मतलब तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है, तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है और तुम इस नई सृष्टि की रचना करने वाले हो। तुम अपने जल से नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। मतलब तुम्हारे अंदर कठोर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। परिवर्तन करवाना ही तुम्हारा नियम है। इसलिए तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो। कवि कहता है कि तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो और संसार को फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। हे बादल, मतलब तुम गरजो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि नव युवकों में उत्साह का संचार
करते हैं कि उनके अंदर नई प्रेरणा जन्म ले और नई कल्पना शक्ति, नई साहित्य रचना का जन्म हो, जिससे वो अपने नई कविताओं से इस संसार को प्रेरित कर सके। अब आपको इसके काव्य सौंदर्य में मानवीकरण अलंकार के बारे में लिखना है, घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखना है, और यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह संबोधन के लिए उपयोग किया गया, इस बात को भी आपको काव्य सौंदर्य में सेंटेंस के द्वारा लिखना है। और इसमें बादल जो है वो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। पौरुष यानी कर्म, और यहाँ पर उपमा अलंकार तथा तत्सम शब्द का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निर्दोष के सकल जन, आए ज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और विकल का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, और उन्मन मतलब होता है अनमना या उदास। विश्व के निदाग, निदाग यानी गर्मी, सकल यानी सारे जन यानी सारे लोग, इस संसार के सारे लोग, अज्ञात यानी अनजान दिशा से, मतलब जिस दिशा का कोई पता नहीं है किस दिशा से आए हैं, अनंत यानी आकाश, पूरा आकाश, तप्त यानी गर्म, और धरा यानी पृथ्वी। तो देखिए इसका तो संदर्भ वही रहेगा, और इन पंक्तियों में कवि ने गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। इसमें मतलब बताया है कि गर्मी से जो परेशान है वो लोग, उनका हाल कैसा है, उस बात को कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। तो देखिए, विकल विकल उन्मनन थे उन्मनन, कवि बादलों को वही संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के मतलब इस सारे संसार के लोग उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस कारण इनका मन कहीं और नहीं लग रहा है। उन्मनन उन्मनन यानी अनमने अनमने, उदास है, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। इस समय इस अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, इस पूरे आकाश में न मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए हो। बादल छा गए ना भाई पूरे आकाश में, तो वो कह रहा है कि इस धरती के सारे लोग इस गर्मी से परेशान हैं, उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है, और इस ऐसी परेशानी में तुम कहीं से आकर इस पूरे आकाश पर छा गए हो। तो हे बादल, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। मतलब तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से, मतलब इस गर्मी से पूरी ये धरती जली हुई है, तपी हुई है, इस धरती को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल, गरज गरज कर बरसो। तुम्हारे इस धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोगों को जो ये भीषण गर्मी है, इससे थोड़ी चैन मिलेगा, राहत महसूस होगी, और उनके इस उदास मन में फिर से नया उत्साह और उमंग संचारित होने लगेगी। इसलिए वो बादलों को संबोधित कर रहा है कि तुम आओ और बरसो। मतलब लोगों के अंदर कार्य करने की नई आशाएं जन्म लेती है। तो कवि यहाँ पर बादलों को लोगों की इच्छाओं को पूरी करने का साधन बता रहा, इसीलिए वह कह रहा है कि उमड़ घुमड़ कर आओ और अपने करुणा रूपी जल से इस धरती को हरा भरा कर दो। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारा खुद का मन किसी काम में नहीं लगता है। इसलिए जब बादल आसमान में छाए हुए हैं, चारों ओर काले बादल और घेर रखे हैं, तो कवि इसीलिए उनको संबोधित कर रहा है कि तुम आओ और बरसो, लोगों के अंदर नई चेतना, नई इच्छाएं जगाओ, उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करो। हे बादल, गरजो तुम। तो इस पूरी उत्साह कविता में सबसे पहले तो आपको मतलब इसकी व्याख्या करनी है,
इसका संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। कठिन शब्दों का भी प्रयोग करना है व्याख्या में। और इसके काव्य सौंदर्य में इसमें जो जो भी अलंकार गए उनका वर्णन करना है। इस कविता में खड़ी बोली है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है और ओज गुण का प्रयोग हुआ है। ये लाइन भी आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी है। धन्यवाद। ये आपकी उत्साह कविता यहीं पर समाप्त होती है।